हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद मैं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को, जहां पर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूं क्लास 9 से लेकर के 12 तक के। ठीक है, और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, सभी क्लासेस के अलग अलग प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखे हैं। ठीक है, तो आप सभी वहां पर जा करके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग कहाँ पर थे? पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स। ठीक है, वो भी क्लास 10th का। और फिजिक्स में जो क्लास 10th का फिजिक्स था उसका हम लोग पढ़ रहे थे क्या? फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश में हम लोगों को अभी ये नहीं पता था कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले आज हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है यही समझेंगे, वो भी किसके द्वारा? समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन यानी इमेज कैसे बनता है हम लोग ये समझने वाले हैं। उसके बाद बहुत सारे डिफिनीशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो भी बहुत ही अच्छे नंबर में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लगा दिया, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम लोगों को मैंने आपसे बताया था कि मैं सबसे पहले आप लोग को यही बताऊंगा कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो वही अब बताने जा रहा हूं। ठीक है, और सबसे पहले प्रतिबिंब को बनाने के लिए ये हम लोगों का देसी जुगाड़ वाला स्केल। ठीक है, और ये हमने खोला मार्कर और जल्दी से एक दर्पण बना लेते हैं भाई। थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, ठीक है, बट आप लोग जो है कॉपी में अपने स्केल से बनाइएगा। और इसे हमने कुछ इस प्रकार से पेंट कर दिया या फिर कलई कर दिया या फिर पॉलिश कर दिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इधर से जो है एक इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं इस प्रकार कुछ। ओके, अब इस स्केल को हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सुंदर सा फिगर बन रहा है, तो इसीलिए हम लोग इस स्केल का अब यूज नहीं करेंगे। ये हम लोगों का दर्पण है। एक तरफ हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक कांच लिया, ठीक है, शीशा, और उस पर हमने क्या किया, एक तरफ पॉलिश कर दिया। ठीक, तो एक तरफ का जो पार्ट बचा हुआ है वो क्या हो गया? परावर्तक तल। ठीक है, अब हम इस पे जो है कोई भी इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं आराम से। जो आप लोगों के घर में मिरर होता है ना, ये सेम उसी तरह से बन चुका है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर कोई बिंब है यानी कोई वस्तु है या फिर कोई आदमी खड़ा है, ओके, तो यहाँ से प्रकाश कुछ इस प्रकार जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा बन जा रहा है मुझसे, ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, बट मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ वो ध्यान में रखिएगा। यहाँ से कुछ प्रकाश इस प्रकार से गया। ठीक, अब यहाँ पर जो है 90 डिग्री पर एकदम जा रहा है प्रकाश, 90 डिग्री पे टकराया और फिर टकराने के बाद आप लोग खुद बताइए कि प्रकाश किधर जाएगा? इधर जा नहीं सकता है, टकराने के बाद अपने ही माध्यम में आएगा, और 90 डिग्री पर है तो इसलिए उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से वापस लौट गया। अब दूसरा प्रकाश यहाँ इस बिंदु से जाता है। ठीक, इस बिंदु से जा नहीं पा रहा था बट ज़बरदस्ती हमने क्या किया, घुसा दिया भाई। ठीक है, यहाँ से जो है प्रकाश ऐसे गया, और ये देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर दर्पण से जब ये टकराता है तो अपने माध्यम में लौट आता है कुछ इस प्रकार से। हम ये देख पा रहे हैं कि प्रकाश जो है अपने ही माध्यम में वापस लौट आ रहा है, बट हमको करना है क्या? फिगर का फॉर्मेशन। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग ठहरे भाई एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको पीछे ऐसे हमने बढ़ा दिया। हमको किसी भी प्रकार से फिगर का फॉर्मेशन करना है, अब हम कैसे भी करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको पीछे की तरफ आभासी बढ़ा दिया है। ठीक है, वास्तविक तो इधर है ना, ये इधर गया भैया, लेकिन हमने पीछे जब बढ़ाया तो डैश डैश है, यानी वो प्रदर्शित कर रहा है कि ये आभासी है। ठीक है, तो जब ये आभासी है और फिर इसको भी हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, जब एक को हमने बढ़ाया तो दूसरे को क्यों छोड़े भाई, इसको भी हमने उसी तरह से बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर जो है कहीं पर ये दोनों आपस में काट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक, थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, बट क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रतिबिंब हम लोगों को मिल गया।
क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों प्रकाश आपस में काट रहे हैं और आभासी काट रहे हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण से जो फिगर बनता है वो किस प्रकार से बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है। कभी वास्तविक नहीं बन सकता है, हमेशा आभासी बनता है, ओके। और ये ध्यान में रखिएगा आप लोग कि जब भी फिगर प्रतिबिंब जो है जब भी आभासी बनेगा तो हमेशा सीधा ही बनेगा, कभी भी उल्टा नहीं बन सकता है। अब ये उल्टा सीधा क्या है ये सब बाद में बताऊंगा, ठीक है, वो चीज़ें बाद में क्लियर होंगी। बट अभी आप लोग ये समझिए कि ये सीधा बना है, जिस डायरेक्शन में ये है ऊपर की तरफ ही ये भी है, ठीक है। और ये जो है वास्तविक नहीं है बल्कि आभासी है, क्योंकि ये डैश डैश लाइन करके हमने मिला दिया है, किसी प्रकार से बस बना दिया है, ठीक। तो वो क्या हुआ, आभासी हुआ, ठीक। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जितनी इसकी लंबाई है, बिंब की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की होगी, ठीक है। जैसे आप लोग अपने कॉपी में स्केल से बनाएंगे तो स्केल से एकदम अच्छे से पैमाने का यूज करके जब आप लोग बनाएंगे तो ये और ये दोनों आपस में एकदम बराबर होंगे, और ये दूरी दोनों आपस में बराबर होंगी। मैंने कल आप लोग को बताया था, क्या बताया था, कि जितनी दूरी पर वस्तु जो है दर्पण से जितनी दूरी पर खड़ा होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के उतने ही अंदर बनेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। और जितना बड़ा ये बिंब रहेगा यानी वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। कुछ चीज़ें क्लियर हुई। और सीधा बनता है भाई, आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी आप दर्पण में देखते हैं समतल दर्पण में, तो ऐसा तो होता नहीं है कि आपका पैर ऊपर चला जाता है और सिर नीचे आ जाता है, ऐसा तो है नहीं। हमेशा आप सीधा ही अपने आप को देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी सीधा बन रहा है प्रतिबिंब और आभासी बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसको कुछ नाम भी आप दे सकते हैं, C1 C2 A, और ये जो है O डैश और ये O है, ये I है, इमेज है, ठीक है, ये I डैश है, ऑब्जेक्ट है, इमेज है उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कुछ कर सकते हैं, अपने तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। और जो चीज़ें मैंने आप लोग को बताया वो चीज़ अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। और बाकी रही बात ये फिगर की, तो थोड़ा सा गड़बड़ बन जाता है, वाइट बोर्ड है भाई, और स्केल से बनाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। मैंने एक देसी जुगाड़ लगाया अभी, बट वो काम नहीं आया आपने, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। ये आप लोगों ने बना लिया, ठीक है। मैं इसे मिटाता नहीं हूँ, इसके बाद जो है कुछ डिफिनीशंस हैं वो इसी फिगर के माध्यम से मैं आप लोग को समझा दूंगा, ठीक। तो सबसे पहला हम लोग का डिफिनीशन क्या है, प्रतिबिंब, ठीक। प्रतिबिंब इंग्लिश क्या है भाई, ठीक। तो हमें प्रतिबिंब जानना है, ठीक। तो जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट है यानी कोई वस्तु है, कोई बिंब है, ठीक है, उसका यहाँ पर प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु की दो या दो से अधिक किरणें, ठीक है, यहाँ पर मैंने दो किरणें दिखाया है। किसी वस्तु की दो या दो से अधिक किरणें चलकर तथा चलती हैं, ठीक। और उसके बाद अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात चलती हैं, चली हैं, ठीक। यहाँ से ये किरण चला, यहाँ से ये किरण चला, यहाँ पर अपवर्तन की कोई घटना नहीं हो रही है, परावर्तन की घटना हो रही है। अपवर्तन आप लोग को बाद में पढ़ना है, पहले परावर्तन पढ़िए, ठीक है। अपवर्तन या परावर्तन, तो उसमें से परावर्तन यहाँ पर हो रहा है, परावर्तन के पश्चात इधर मिल गया, इधर चला गया, और ये परावर्तन के पश्चात नीचे आ गया, ठीक। परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर वास्तव में तो मिल नहीं रही हैं, हमने किसी तरह से मिला दिया, यानी मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, आभासी है ना, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को बिंब का या फिर वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। कुछ क्लियर हुआ। किसी वस्तु की दो या दो से अधिक किरणें चलकर किसी परावर्तक या फिर अपवर्तक तल से, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, किसी परावर्तक तल से परावर्तित अथवा अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को बिंब या फिर वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। कुछ क्लियर हुआ। डैश करके ऐसे लिख दीजिएगा उसके आगे जो भी मैंने बोला, ठीक है, कि कोई वस्तु की दो किरणें या फिर दो या दो से अधिक किरणें चलकर अपवर्तन या फिर परावर्तन, ठीक है,
परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं। कुछ क्लियर हुआ? नोट कीजिए, तब तक मैं रुका हुआ हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या देखना है कि प्रतिबिंब के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, वो अब हम लोग को देखना है। ठीक, यहां दिखाई दे रहा है ना? चलो भाई, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, तथा आभासी। ठीक है, एक यहां पर जो है, यहां पर क्या बन रहा है, हम लोगों को आभासी प्रतिबिंब मिल रहा है। ठीक है, यहां पर आभासी है, यही वाला आभासी प्रतिबिंब। इसका इंग्लिश होता है रियल इमेज, इसका जो है वर्चुअल इमेज। ठीक है, वास्तविक और आभासी। वास्तविक कब होता, जब ये जो किरणें हैं ये सचमुच में काटती, ना कि ये आभासी ऐसे डैश डैश करके हम लोग काटते। ठीक है, तो जब ये डैश डैश होकर के कटा है और फिर एक प्रतिबिंब बना है तो वो आभासी है। ठीक है, अगर वास्तव में अगर ये कटती जा करके, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब होता। कुछ क्लियर हुआ? इसे मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो है आप लोग हेडिंग एक लगाइए, क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। ओके, हेडिंग लग गया। अब इसका हम लोग डिफिनीशन कैसे बोलेंगे? किसी वस्तु की दो या दो से अधिक किरणें चलकर परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक इमेज कहते हैं। ठीक है, इसमें बस इतना लिखना है कि जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मिलती हैं, ना कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, मिलती हैं तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक, अब उसके बाद आभासी। प्रतिबिंब, ओके, इसका क्या है? वर्चुअल इमेज। इसको लिखिए, उसमें जहां पर हम लोगों ने लिखा था कि आकर मिलती हैं, उसी में हमको उसके जगह पे हमको इसमें क्या करना है, बस यही कर देना है कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, किसी वस्तु की दो या दो से अधिक किरणें अपवर्तन अथवा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं भैया। ठीक है, क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हेडिंग लगा लिया था आप लोगों ने, अच्छे से लिख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो डिफिनीशन मैंने बोला था ये दोनों आप तीनों जो है लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर पूछेंगे तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें इसका किसी का भी डिफिनीशन पूछ लेगा, और आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी। इमेज को देख करके आप लोग डिफिनीशन बना सकते हैं, मैंने अच्छे से आप लोग को समझा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के पास जो चौथा डिफिनीशन है वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ओके, प्रकाश का परावर्तन, इसका इंग्लिश जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका हम लोग जो है डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन हम लोग क्या बोलेंगे? जब कोई प्रकाश किरणें किसी चमकदार सतह से या फिर किसी परावर्तक तल से, ठीक है, टकराती हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरणें किसी चमकदार सतह से टकराती हैं तथा टकराने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः लौट आती हैं। कैसा ये डिफिनीशन है भाई? कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, जब कोई प्रकाश किरणें किसी चमकदार सतह से या फिर परावर्तक तल से, चमकदार सतह है, ठीक है, ये एक चमकदार सतह है कि नहीं है ना, किसी चमकदार सतह से टकराती हैं तथा टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट आती हैं। ठीक, ये भी उसी माध्यम में लौट आया,
ये भी गया, ये भी उसी माध्यम में लौट आया। ठीक, तो उसी माध्यम में जब लौट आती हैं तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? जब कोई किरणें किसी चमकदार सतह से टकराती हैं, ठीक, और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट आती हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्लियर हुआ? नोट कीजिए। उसके बाद परावर्तन के कुछ नियम हैं, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, ठीक है, वो सभी चीज़ें हम जानेंगे क्योंकि हर एक चीज़ का नियम होता है। इसका भी आ गया भाई, ठीक, तो इसे भी हम लोग जानेंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, चारों डिफिनीशन अच्छे से रट लीजिए, रटना है ही नहीं, ठीक है, रटने का प्रयास भी मत कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, सब अपने आप क्लियर होगा। ठीक, तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी ये देख पा रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, ये मैंने हेडिंग एक लगा दिया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बना दिया है और आप लोगों के सामने अगर बनाता तो आप लोगों का थोड़ा सा समय लगता, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में आप लोग को बहुत से ज़्यादा जानकारियाँ दे पाऊँ। ठीक है, तो ये मैंने फिगर पहले ही बना दिया, ठीक, और ये जो मैं आप लोगों को ये जो है फिगर समझा देता हूँ अच्छे से। ये जो है ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, सब हम लोग ऐसे देख रहे थे अभी तक प्लेन मिरर, ठीक है, अब हम लोग ऐसे इसको क्या किए, ज़मीन पे जो है धरातल पे हम लोग इसको लिटा दिए, ठीक है तो इस प्रकार से ये प्लेन मिरर हो गया। नीचे की तरफ से हम लोग कलाई कर दिए हैं इसको, यानी पेंट कर दिए हैं, ठीक, तो ऊपर वाला जो सतह है वो क्या हुआ, परावर्तक तल बन गया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग कोई टॉर्च जलाते हैं, ठीक, यहाँ से हम जब कोई टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश यहाँ से जाता है और परावर्तन के पश्चात पुनः अपने माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, परावर्तन का मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया था कि प्रकाश आता है और टकराने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात अपने दिशा में वापस लौट जाता है, अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, और ये जो है सबसे पहले ये जानिए, ये आपतन किरण है, आपतित किरण है, ठीक है, ये आपतित किरण है यानी आ रही है, और ये परावर्तित किरण है यानी परावर्तन के पश्चात ये अपने माध्यम में जब जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। और ये जो आई है, ठीक, सबसे पहले ये जान जाइए, ये जो बीच में है इस मिरर पे हमने क्या किया, 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दिया, उसको हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, ये जो है 90 डिग्री पर है इस मिरर पे। ठीक, तो इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको हम आई लिखते हैं। ठीक है, और उसको हम बोलते क्या है, आपतन कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं और उसको हम बोलते हैं परावर्तित कोण। ठीक है, परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, और आर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है, फिगर आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ। जिसको नहीं हुआ होगा क्लियर वो थोड़ा सा पीछे करे वीडियो और फिर देख लें, ठीक, क्योंकि बार बार अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो अब इसका 2 नियम है जो कि हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, परावर्तन के 2 नियम हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। वो क्या कि पहला नियम जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही माध्यम में उपस्थित होते हैं। ठीक है, एक ही तल में उपस्थित होते हैं, ये पहला नियम है। ठीक है, पहला नियम हेडिंग लगा लीजिए फर्स्ट, और उसमें लिखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में उपस्थित होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन का प्रथम नियम। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। पहला नियम आप लोगों ने लिख लिया, आ गया भाई मार्कर, पहला नियम हो गया भाई। अब दूसरे नियम पे हम लोग आते हैं। दूसरा नियम क्या है, बहुत छोटा सा ही नियम है, बट जिसको नहीं पता रहेगा वो नंबर जो है खा जाएगा पूरा अपने एग्जाम का। ठीक है, अब दूसरा नियम जो है वो क्या है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश किसी समतल दर्पण पे जो है परावर्तित होता है तो परावर्तन के पश्चात वो पुनः अपने माध्यम में लौट जाता है, और इसमें जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, किसी भी दशा में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे तो होंगे, बस। ठीक है, ऐसे ही पहला नियम
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में उपस्थित होंगे तो होंगे, ठीक है। अब ये समतल दर्पण हो या फिर गोलीय दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, सब में ये जो नियम है ये फॉलो होगा, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो दूसरा नियम था वो क्या था कि कोण आई बराबर है किसके, कोण आर के, हमेशा। ये कभी हो ही नहीं सकता कि कोण आई कोण आर के बराबर ना हो, ठीक है। कोण आई है क्या, आपतन कोण, और अभिलंब के बीच का जो एंगल है उसको हम आई कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो भाई समतल दर्पण हो गया, पर अगर गोलीय दर्पण होगा तो क्या होगा। गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार से है, मान लीजिए कि हमने इस तरह से नीचे इसके कलई कर दिया, ये हो गया भैया परावर्तक तल, परावर्तक तल हुआ, ठीक। ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण है, ठीक है। अभी आप लोग हो सकता है कि नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन ये जो है उत्तल दर्पण है, और ये देखिए ढक्कन भी मार्कर का गिर ही गया, ठीक। तो उत्तल दर्पण है, इस पे अगर कोई प्रकाश दिखाई तो दे रहा है ना, इस पे कोई प्रकाश ऐसे आया और चला गया, और ये जो है अभिलंब है, ठीक, अभिलंब है। ये कोण आई होगा, ये कोण आर होगा, ठीक। ये कोण आई है, ये कोण आर है, ओके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये समतल है, प्लेन है एकदम, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये गोलीय है। लेकिन आप लोग कर क्या सकते हो, आप लोग कर ये सकते हो कि यहाँ पर एक प्लेन आप ऐसे खींच लीजिए, ठीक है, क्योंकि गोल है फिर भी जिस बिंदु पर वो काट रहा है, ठीक है, जिस बिंदु पर आकर टकरा रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक। तो अगर यहाँ पर अगर हमको निकालना है यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर हम ऐसे एक रेखा खींच लेंगे जो कि अभिलंब से 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो आई और आर दोनों सेम होंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, ठीक है। दिखाई तो दे रहा था, दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का कुछ फंडा आप लोग को क्लियर हुआ होगा, जाहिर सी बात है भाई, समझाया है तो क्लियर होगा, ठीक। क्या है, फिर से समझा देता हूँ। ऐसे है, अगर यहाँ से किरण आ रही है, टकराने के पश्चात इधर गई, ठीक, यहाँ पर आप क्या कीजिए, ऐसे एक प्लेन खींच दीजिए, ठीक है। एक प्लेन आप ले लीजिए उसी बिंदु पर जहाँ पर ये टकराया है, और वहाँ से जब ये अभिलंब आप लेंगे तो ये आई और ये आर दोनों सेम होंगे, और ये देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होंगे, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ, सेम यही वाला फंडा यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और फिगर भी आप अच्छे से बना सकते हैं, दोनों बना देंगे तो बहुत अच्छा नंबर आप लोग को मिलेगा, फुल में फुल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और गोलीय दर्पण के विषय में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। अभी इसे आप लोग नोट कीजिए, मैं हट जाता हूँ, ठीक, हमेशा मैं हट जाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको रोक करके पॉज करके आप लोग आराम से लिख सकें। मिटाएं, मिटा दें, ठीक है, चलो भाई मिटा देते हैं। तो आप लोगों के सामने अब जो है हेडिंग है गोलीय दर्पण, ठीक है। और मैंने आप लोग को कल भी बताया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, ठीक है। तो अब गोलीय दर्पण का अगर आप लोगों से डिफिनीशन पूछता तो आप लोग गोलीय दर्पण का डिफिनीशन कैसे बोलेंगे, वो दर्पण, ठीक है, जिसका आकार जो है गोलीय हो, ठीक है, या फिर वो दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय आकृति का होता है या फिर वक्राकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, जो कि एक खोखले गोले का कटा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है। एक खोखले गोले का काटा हुआ हिस्सा होता है, भाग होता है, ठीक है। जैसे कि एक खोखला गोला है, उसको अगर आप काट देंगे, ठीक है, जैसे उसको आप काटते हैं तो क्या होता है, मार्कर किधर गया भाई, एक खोखला गोला है, इसको आप ऐसे अगर काट देते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है ऐसे आया, और इसको अगर आप कलाई कर देते हैं तो ये हम लोग का बन गया क्या, अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिएगा, आप लोग की किताबों में भी बहुत अधिक सारे डिफिनीशंस दिए होते हैं, जो सूटेबल लगे आप लोग को वो लिखिए, और जो समझ में आए वो लिखिए, ठीक है। बस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं। और उसके बाद आता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण ये क्या होता है कि वो गोलीय दर्पण, ठीक है, वो गोलीय दर्पण
जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा होता है और उभरा हुआ तल जिसको हम कलई कर देते हैं अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अच्छे से लिखना है। कैसे लिख सकते हैं? वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा होता है तथा जो उभरा हुआ भाग होता है उस पर कलई कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। और उत्तल दर्पण आप लोग समझ सकते हैं कि इसी का ठीक उल्टा होगा। ठीक है, क्या होगा? उल्टा होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है तथा अंदर धंसा हुआ तल कलई किया हुआ होता है, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। वो गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है तथा धंसा हुआ भाग कलई किया हुआ होता है, यानी पेंट किया हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसका वो गोलीय दर्पण जिसका अंदर की ओर धंसा हुआ भाग परावर्तक तल होता है तथा उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ होता है या फिर पेंट किया हुआ होता है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। कुछ क्लियर हुआ? इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई? तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। मैं हट जाता हूँ किनारे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो लंबे वीडियो को आप लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए बाकी चीज़ें जो है कि गोलीय दर्पण का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अगले लेक्चर में आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, चाहे कॉलेज में, स्कूल में या फिर कोचिंग सेंटर में, जहाँ भी आप रहते हैं, आपके घर के आसपास जो भी लोग हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को जो है ये अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हम लोगों को एनर्जी मिलती रहे और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए आते रहें। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए आते रहें तो शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।